वर्णमाला टॉपिक चल रहा था और वर्णमाला में हमने एक जो भाग है वो हमने पढ़ा दिया था। उसमें हमने परिचय दिया था वर्णों के बारे में। आज ये दूसरा भाग है और ये दूसरे भाग में जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये स्वर है। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के होता है उसे स्वर कहते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के होता है उसे स्वर कहते हैं। एकदम इसको याद कर लीजिए और हम ऐसा पढ़ाएंगे, 2 बार 3 बार बताएंगे जैसे उसकी आवश्यकता हो कि व्याकरण में वो, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के होते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब बात यह आती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है या 13 होती है, जो कि कहीं कहीं आप 11 पढ़ते हैं, कहीं कहीं 13 आपको लिखा। तो ये डाउट आपको दूर होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में वास्तव में 11 स्वर ही होते हैं। 13 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि 2 स्वरों को निकाल दिया गया है। तो पहले हम उन 11 स्वरों की चर्चा करते हैं जो कि वर्तमान में चल रहे हैं, और इसके बाद उन 2 स्वरों की चर्चा करेंगे कि उन 2 स्वरों को क्यों निकाल दिया गया। तो 11 स्वर हिंदी में, इसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें स्वरों की संख्या जो होती है ये 11 होती है। अब यहां पे हम लिख देते हैं कि ये कौन कौन से स्वर हैं। तो इसमें देखिए, एक तो ये आपका आ है, ई है, ई है, ऊ है, रे, ए, ओ और औ। यही 11 स्वर हैं। और इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही 11 स्वर हैं, इस समय चल रहे हैं। कहीं भी सवाल आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 लगा करके ही आएंगे। अब देखिए, एक हम और बात चर्चा करते हैं कि जैसे एक आप जब बचपन में पढ़े होंगे या आज भी पढ़ाया जा रहा है प्रारंभिक पुस्तकों में, उत्तर प्रदेश में जो पुस्तकें चलते हैं प्राथमिक में, उसमें आज भी ये अंग और अ पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ लोग इसको भी जोड़ करके, तो 11 वो हुए और एक 12 और 13, मतलब 13 संख्या बताते हैं। लेकिन इन दोनों को वर्तमान में स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और क्यों नहीं रखा गया, क्यों निकाल दिया गया? इसका कारण ये है कि अंग जो है ये आपका ना का उच्चारण देता है, और ये जब आह पढ़ते हैं, जैसे आह आह, मतलब ये विसर्ग जो है ये आपका हा का उच्चारण देता है। तो जो उच्चारण दे रहा है ये तो वास्तव में ना और हा ये क्या है? व्यंजन है। यही कारण है कि इन दोनों स्वरों को यहां से निकाल दिया गया, और वर्तमान में जो स्वरों की संख्या है वो 11 ही मान्य है। देखिए, समय के साथ व्याकरण में भी परिवर्तन होता रहता है और इसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो 11 ही स्वर इस समय हैं। अब एक सवाल और उठता है कि भविष्य में अगर व्याकरण में और कोई स्वर निकलेगा तो किस स्वर का नंबर आएगा? तो आएगा री का नंबर। क्यों आएगा, इसका हम कारण बता रहे हैं। देखिए, री का जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से इसका उच्चारण देता है, और री इस तरह से जो उच्चारण देता है, और इसको जब आप अलग करते हैं तो ये रा के नीचे हल और ई, इस तरह का ये उच्चारण देता है। तो इसमें वास्तव में तो ये व्यंजन में आया। इसीलिए अगर आने वाले समय में किसी और स्वर का लोप होगा तो ये पहला नंबर आएगा किसका? री का। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 11 ही है, और 11 ही सही है, और यही लिखेंगे। अब हम आते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में कि वास्तव में इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। देखिए, स्वरों को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। एक को तो हम हरस्व या मूल स्वर कहते हैं,
दूसरे को दीर्घ स्वर कहते हैं और तीसरे को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखिए मूल स्वर या हरस्व में 4 स्वर आते हैं। आ यानी हरस्वा, हरसी, हरसु और री, ये 4 स्वर आते हैं। इसमें दीर्घ स्वर में 3 स्वर आते हैं, यानी दीर्घा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, और ये दीर्घ स्वर संधियों में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखिए ये जो दीर्घ स्वर हैं ये किससे मिलकर के बने हैं? तो ये दीर्घ आ, ये आ और प्लस आ से मिलकर के बना है, यानी हरस्वा और प्लस हरस्वा, और ई को मिलकर के बना है हरस्व ई और प्लस हरस्वी, उ मिलकर के बना है हरस्व उ और हरस्व। इस तरह से ये समान स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए इसे कभी कभी क्या कहते हैं, इसी को सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्योंकि समान स्वरों के मेल से बने हैं इसीलिए इसे सजातीय स्वर भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि सजातीय स्वर कौन है तो इनमें से कोई आप लगाएंगे। अब देखिए एक आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ये असमान व्यंजनों के मेल से बने हैं। अब देखिए ये किससे मिलकर के बने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल अक्सर आते हैं। तो एक इसका हम तरीका बता रहे हैं कि देखिए सब में जो पहली बात ये है कि सब में यहाँ पे आ लिख दीजिए, हरस्वा यहाँ पे, ये तो सब में ही रहेगा जो मेल करके बने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ में ई लिखिए और यहाँ पे ये लिखिए और यहाँ पे ऊ लिखिए और यहाँ पे ओ लिखिए, इस तरह से। अब ये बराबर होता है आ प्लस ई, यानी कुछ लोग इसके आई भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये आ और ई से मिलकर के बना है। ए बराबर आ प्लस ए, ओ बराबर आ प्लस उ, यानी कुछ लोग ओ को औ भी कहते हैं, इसीलिए कि आ और उ से मिलकर के बना है। औ को आ और प्लस ओ से मिलकर के बने हैं। अब देखिए एक बात इसमें ये है, जो ये दीर्घ स्वर पढ़े हैं और संयुक्त स्वर दोनों ही स्वरों के मेल से बने हैं, लेकिन अंतर है कि ये समान स्वर हैं और ये असमान स्वरों के मेल से बने हैं। इसीलिए इसे संयुक्त स्वर को एक नाम और दिया जाता है, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि असमान स्वरों के मेल से बने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सवाल आते हैं, तो पढ़ेंगे स्वर के बारे में हम कुछ और बातें इसमें बता रहे हैं। देखिए एक बात हम और बता दे रहे हैं, जैसे कहीं कहीं ये मिलता है कि हरस्व स्वर या मूल स्वर और दीर्घ स्वर को इन मतलब 3 और 4 सातों को ही शामिल किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मात्रा के आधार पर वर्गीकरण ये किया गया है। क्योंकि मात्रा के आधार पर जब हम हिंदी में वर्गीकरण करते हैं तो ये हरस्व और दीर्घ होते हैं। हालांकि संस्कृत में एक पुलुत का भी प्रयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो हरस्व स्वर होते हैं, हरस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं और एक आपका होता है पुलुत, पुलुत स्वर होता है। तो हरस्व और दीर्घ का तो हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन पुलुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। तो जब ये हरस्व और दीर्घ के अंतर्गत रखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हरस्व या मूल स्वर में ये 4 तो आ जाते हैं, लेकिन दीर्घ के अंतर्गत इन सबको मात्रा के आधार पर ले लिया जाएगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जब मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए एक आपके मन में डाउट आता होगा कि ये दीर्घ है, ये संयुक्त है, तो अगर ये पूछे कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है तो ये 3 है अगर क्वेश्चन आए, या पूछे कौन दीर्घ स्वर नहीं है तो 3 के अलावा जो विकल्प में देगा वही आपका उत्तर होगा। तो जैसा विकल्प रहेगा उसी के अनुसार उत्तर लगाएंगे। अब अगर आता है कौन संयुक्त स्वर नहीं है तो इन 4 के अलावा जो होगा संयुक्त स्वर वही नहीं होगा। तो जिस तरह से सवाल आएंगे उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। अब एक बात और होती है कि जो स्वर हम पढ़ते हैं इन्हीं स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो ये मात्राएं हमें कैसे दिखती हैं
अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि मात्राएं इसमें हमें कैसे दिखती हैं कि जो कि व्यंजनों के साथ मेल करते हैं। देखिए ये 11 स्वर हैं और यहाँ पे चाहे तो आप संख्या भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये संख्या 11। तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है ये 11 होती है, लेकिन अगर पूछे मात्राएं कितनी होती हैं तो 10 होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ह्रस्व आ पढ़ते हैं इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होती है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो देखिए सवाल भी कभी कभी आ जाता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो विकल्प में ये दिया रहेगा ह्रस्व आ, यही लगा करके चले आएंगे। ये टीजीटी में एक बार सवाल इसमें आ भी चुका है। और ये दीर्घा एक पाई, फिर ह्रस्वी इस तरह से लगाते हैं, इधर मोड़ते हैं, दीर्घी इधर मोड़ते हैं, ऊ के लिए इधर और दीर्घ के लिए इस साइड में। री जो लगाते हैं ये नीचे लगाते हैं किसी भी वर्ण के, और ए की मात्रा इस तरह से लगाते हैं और ए इस तरह से, ओ इस तरह से लगाते, एक पाई और ये मात्रा है, औ है एक पाई और दो इस तरह से मात्रा लगाते हैं। तो ये मात्राएं वास्तव में वर्णों में जो प्रयोग करके देखते हैं व्यंजनों के साथ, तब ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई व्यंजन लेते हैं, तो चलिए एक व्यंजन लेकर के हम इसका बता देते हैं कैसे आते हैं। देखिए हमने मान लीजिए का लिखा और का लिखा, यही वो ये स्वर हम लगा दे रहे हैं, और फिर हमने की लिखा यहाँ पे, फिर के लिखा और यहाँ पे कु लिखा इस तरह से, और उसके बाद क्रे लिखा, री का प्रयोग, और फिर हमने ये लिखा, ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमने के लिखा, फिर यहाँ पे कै लिखा और उसके बाद को लिखा और उसके बाद कौ लिखा। यहाँ इस तरह से ये देखिए वास्तव में स्वरों का इसमें प्रयोग, ये जो पढ़ते हैं मात्रा के रूप में, यही इसमें मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए आ जो लगा है ये का में आ है, इसका मतलब इसके अलग से कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। अगर इसको आप अलग करेंगे मात्रा को, तो इस वर्ण के नीचे हल लगाएंगे तो ये मात्रा पुनः स्वर में बदल जाएगा, यानी स्वर मात्राएं में बदलते हैं और मात्राएं स्वर में। देखिए हम करके दिखा भी दे रहे हैं। देखिए का अगर आपको इस तरह से लिखना है, नीचे हल, और ये देखिए आ का स्वर अलग हो गया, और इसमें जब करते हैं का के नीचे हल और ये दीर्घा हो जाएगा, और फिर इसमें का के नीचे हल और ई की मात्रा है तो ये स्वर में बदल दीजिए, और यहाँ पे का के नीचे हल है और ये दीर्घ ही है, फिर यहाँ हल लगाएंगे का के नीचे और ऊ लगाएंगे, और फिर का के नीचे हल लगा करके दीर्घ, और फिर यहाँ पे का के नीचे हल लगाएंगे तो री का स्वर निकलेगा, और का के नीचे जब हल लगाएंगे तो ए का स्वर, और का के नीचे हल लगाएंगे यानी स्वर हटा लेंगे इसमें तो आए, और यहाँ पे आ जाते हैं और का के नीचे इसमें हल लगाएंगे तो ओ मिलेगा, और फिर इस का के नीचे हल लगाएंगे तो ये औ मिलेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपने यहाँ पे मात्रा का प्रयोग किया, ये स्वर के रूप में पुनः हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि स्वरों से मात्राएं बनती है और मात्राओं से स्वर बनती है। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इसका उपयोग जब संधियां पढ़ेंगे वहां पर करते हैं, या जब एक टॉपिक और आता है वर्ण विच्छेद, तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। अब स्वरों का एक वर्गीकरण के बारे में हम और बताते हैं वहां से, और वहां से भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ये देखिए स्वरों का वर्गीकरण है और यहां से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं।
तो इसको देखिए एक ग्राफ के तौर पे यह है भी, और इसको पढ़ेंगे हम। इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो इन 11 स्वरों को जो पढ़ते हैं, इसका एक वर्गीकरण जो इस तरह से है, मुख विरर खुलने के आधार पर। मुख विरर खुलने के आधार पर का मतलब हुआ कि मुख कितना खुलता है, पूरी तरह से खुलता है या कम खुलता है, इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो 11 स्वर इसमें भी आएंगे। 11 स्वरों का फिर जिह्वा के प्रयोग के आधार पर है, और 11 स्वर जो है फिर होठों की स्थिति के आधार पर है। अब देखिए एक एक करके हम लेते हैं। जैसे मुख विरर का मतलब होता है मुख द्वार कितना खुलता है, तो इसमें 4 वर्गीकरण है, विवृत, अर्धविवृत, समविवृत और अर्धसमविवृत। अब देखिए यहाँ पे विवृत का मतलब है कि मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाएगा। ऐसे आ करेंगे, बड़ा सा मुंह बनाएंगे, और इसमें आ ही आता है केवल, दीर्घा, इस तरह से इसको लिखेंगे। अर्धविवृत का मतलब होता है कि ओपन, इसका मतलब होता है पूरा खुल जा मुंह। इसका हाफ ओपन होता है मतलब मुंह आधा खुले। तो इसमें 3 स्वर आते हैं, आ और औ। समवृत्त का मतलब होता है इसमें भी इस तरह से कि मुख तो खुलेगा, पूरी तरह से नहीं खुलेगा, और इस तरह से इसमें करेंगे, ई, दीर्घी, ऊ और री आते हैं। अर्धवृत्त का मतलब आधा खुलता है, और इसमें ए और ओ आते हैं। तो ये 11 स्वर इसी तरह से पढ़ लेते हैं। इसी तरह पूछता भी है निम्नलिखित में कौन विवृत्त स्वर है, कौन समवृत्त है, कौन अर्धविवृत्त है, कौन अर्ध समवृत्त है, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज इसको पढ़ेंगे। अब देखिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी जिह्वा के प्रयोग के आधार का मतलब ये है कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के अगले भाग में प्रयोग, जिह्वा के अगले भाग का प्रयोग होता है, या मध्य का प्रयोग होता है, या पिछले वाले भाग का प्रयोग होता है। इसी के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो एक अग्र स्वर कहते हैं, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर में यहाँ ई यानी ह्रस्वी, दीर्घी, ए और री आते हैं। मध्य स्वर में यानी जो आते हैं जिह्वा के मध्य भाग में जो जोर पड़ता है, ये ह्रस्व आते हैं, और पश्च स्वर में दीर्घा, ऊ और औ आते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस स्वर का क्या विभाजन है। होठों की स्थिति के आधार पर तो वृत्त मुखी और आवृत्त मुखी। वृत्त का मतलब होता है गोला। तो किन स्वरों का उच्चारण करते हैं कि मुंह गोलाकार हो जाता है, दोनों होठ मिल करके गोलाकार स्थिति बना लेते, उसी को वृत्त मुखी कहते हैं। और जब गोलाकार स्थिति ना बनाए तो उसी को कहते हैं आवृत्त मुखी। तो वृत्त मुखी में आते हैं ऊ और औ आते हैं, और बाकी जितने बचेंगे स्वर वो आवृत्त मुखी में आ जाएंगे, यानी ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ए और रे। यहाँ पे ये वर्गीकरण बहुत ही ज्यादा स्वरों के इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें इस तरह से वर्गीकरण करेंगे और इसको याद कर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूलता है। इसमें एक बात और, जैसे आप जब 2-3 स्रोतों में आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ का वर्गीकरण यहाँ पे कुछ स्वर दूसरे में, या इस तरह से इसका इसमें, इसके इसमें, इस तरह से ऐसे भी 1-2 वर्ड आप पाएंगे। लेकिन ये जो सबसे प्रामाणिक है, अच्छा है, ज्यादातर स्रोतों में मिला है, मान्य है, वो एक सर्वमान्य जो होता है, ज्यादातर विद्वानों का मत है, वो हम आपको इस चार्ट में दे रहे हैं। तो इसको इस तरह से इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो हम पढ़ाए हैं इसमें ये स्वरों का वर्गीकरण है पूरी तरह से। और अब इसको हम एक ये होता है, कभी कभी सवाल आते हैं कि ये स्वर जो स्पर्श करते हैं वो कहां से स्पर्श करते हैं, तो उन स्वरों के बारे में हम बताते हैं कि जो कि 11 स्वर हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा ये है, एक तो क्या है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, और यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं।
क्योंकि ज्यादातर जो लोग पढ़ते हैं ये व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो ज्यादा जोर देते हैं, स्वरों पे नहीं देते हैं, और यही कारण है कि इन स्वरों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें ह्रस्व आ और दीर्घ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी यहाँ पे ज्यादा जोर पड़ेगा। जैसे कहते हैं आ, ऐसे कंठ पे ज्यादा जोर पड़ता है, तो ये आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब देखिए ई और ई को जब उच्चारित करते हैं तो ये तालु पर जोर पड़ता है। जिह्वा का अग्रभाग कहां से स्पर्श करता है? तालु से, तो तालु ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊ और ऊ को, ऊ और ऊ जब कहते हैं तो ओष्ठ की स्थिति लगभग गोलाकार हो जाती है, यही कारण है जिसे ओष्ठ स्पर्श स्थान है। और री कहते हैं, री, तो ये जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा से स्पर्श करता है, कह लीजिए जोर पड़ता है, तो यही कारण है रा को मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। और ए और ओ जब पढ़ते हैं तो ये कंठ और तालु दोनों के से स्पर्श करते हैं, तो ये कंठ और तालु दोनों में यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये दो जगहों पे स्पर्श करते हैं। ओ और औ कहते हैं तो कंठ और ओष्ठ से, या इसी को मिला करके कंठोष्ठ भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आप याद कर लेंगे, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा याद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से दो जगहों पे स्पर्श करने के कारण भी सवाल खूब ज्यादा बनते हैं। तो ये स्वरों के बारे में आपका पूरा जो इसमें था, जितने होते हैं जहां से सवाल आ सकते हैं, यूपीएसआई ही नहीं किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट हो या पुलिस वाला एग्जाम हो या और जो एग्जाम होते हैं, इसमें ये जो स्वरों में जितने भी सवाल बन सकते थे ये हमने पूरा आपको पढ़ा दिया, लिखवा दिया। अब देखिए क्लास में जो हम लेते हैं तो ये तो थोड़ा और लंबा चलता है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे आपको कम समय में ज्यादा चीजें देनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम वाइज बना रहे हैं। ये आपके लिए याद करने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा और इसको कॉपी में लिख लेंगे। ये दूसरा पार्ट इसमें है, और अगला पार्ट जो वर्णमाला का हम बनाएंगे वो वास्तव में उसमें जो आपका व्यंजन बचा है वो व्यंजन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह डिटेल और विस्तृत उसमें, और उसको पूरी तरह से क्लियर करके पढ़ाएंगे। क्योंकि स्वर और व्यंजन से मिला करके क्वेश्चन अगर ये सिलेबस में है तो करीब 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। तो अगला व्यंजन वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का हम पत्र लेखन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बहुत सारे पत्र हमने पढ़ा दिया है, तो 2-3 पत्र और बचे हैं। तो कुछ लोग फोन किए थे, सर क्या ये पत्र लेखन वाला क्लास कब पढ़ाएंगे? क्योंकि समीक्षा अधिकारी मेंस और पीसीएस मेंस दोनों का पेपर लगा हुआ है, प्री के दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसको हम पढ़ाएंगे। अब जैसे ये व्याकरण वाला जो पार्ट है ये आपका चलता रहेगा, और साथ ही साथ उसमें पत्र लेखन का जो बचा है वो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। और इसमें उसके बाद जब पत्र लेखन का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब हम थोड़ा सा आपको वर्क करेंगे। ये जो निबंध वाला है इसके फ्रेमिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि फ्रेमिंग ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बात और, ये जो व्याकरण हम पढ़ाएंगे ये पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में दोनों में भी काम आएगा। और समीक्षा अधिकारी मेंस में तो 5 ही टॉपिक है, प्री में 6 टॉपिक होता है, तो 5 टॉपिकों को जब हम पढ़ाएंगे तो आप इसको वीडियो देखते रहेंगे। समीक्षा अधिकारी जिनको मेंस देना है तो वो 5 टॉपिक हम जब इसमें क्लियर करेंगे तो उसको डिटेल पढ़ा देंगे, तो उसमें आरओ वाला भी कवर होगा, और जो एग्जाम होंगे पीसीएस वाले भी इसमें आते हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। तो वो अब इसको दोनों व्याकरण और वो वाला खंड मेंस वाला जो होता है, दोनों को वीडियो हम डालते रहेंगे और आप उसको देखेंगे। और अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे।